हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 66 की, जो कि 12 जनवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है जीव जनन कैसे करते हैं और इसमें हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन के बारे में। और आज हम अलैंगिक जनन के जो बचे हुए भाग हैं, यानी कि पुनरुत्पन्न, बीजाणु समागम और कायक प्रवर्धन, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पुनरुद्भवन के बारे में। तो पुनरुद्भवन में क्या होता है कि बच्चों, ये बहुकोशीय के जीवों द्वारा दिखाया जाता है, क्योंकि उनमें कोशिका का सर्वविभाजन होता है। इस प्रक्रिया में कुछ विशेष कोशिकाओं या उत्तकों का उत्पाद इस प्रक्रिया के द्वारा होता है, जैसे कि विखंडन में होता है। यानी कि पूरा जो भाग है किसी जीव का, उसमें कट लगते हैं और वो कट लग करके उसके जो बचे हुए भाग हैं वो पूरे के पूरे जीव को बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन। बच्चों, अब बात करते हैं बीजाणु समागम की। बीजाणु समागम क्या होता है? ये कवक जो होती है, जैसे कि विशेष प्रकार की बहुकोशिकीय के जीव, जैसे कि थैलस नामक धागे जैसी संरचनाएं जिसमें होती हैं, उनमें होता है। बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक थैली में 3 प्रकार की धागे जैसी संरचनाएं होती है। क्षैतिज स्थैलोन्फिस हाइफा, जड़ जैसे राइजोडियल हाइफा, और लंबवत कवक तंतु जैसे कि सिरे पर एक बल्ब जैसी बीजाणु संरचना थी। अगर इन सारी चीज़ों को आसान तरीके से समझना चाहें तो बच्चों, होता क्या है कि एक वायर जैसी या फिलामेंट जैसी संरचना होती है, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर गोल सी एक बीजाणुधानी बोल लीजिए या फिर बिंदी बोल लीजिए, वो होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर पूरा पूरा बीजाणु होता है। ठीक है, इसके अंदर मेन स्ट्रक्चर होता है जो कि डिवाइड होता है। अब होता क्या है, धीरे धीरे ये क्या होता है, नीचे जड़ की साइड में जो होता है, जड़ होती है, इसमें राइजोबियम आइफा जिसे बोलते हैं, जड़ होती है, उसके ऊपर ये अलग अलग संरचनाएं इस तरह बनाता चला जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है, या अगर आपको कुछ याद हो, सिस्ट जो था, जैसे प्लाज्मोडियम वाले केस में था, उस तरह की कंडीशन जब मिलती है, तो ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर जो गोल स्ट्रक्चर है वो फटता है। और वो फट करके क्या होता है, हजारों सूक्ष्म बीजाणुओं को छोड़ता है आसपास में। अब वो जो बीजाणु है वो क्या करते हैं बच्चों, वो अलग अलग जा करके इस तरह के पूरे स्ट्रक्चर को, जैसा कि स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं बीजाणु समासंग। यानी कि जो एक इस तरह की संरचना है, यानी कि एक जो इस तरह की संरचना है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बीजाणु हैं, और जब ये फट करके अलग होता है तो इससे कई सारे ऐसे बीजाणु बनते हैं। ये राइजोपस में देखने को मिलता है बच्चों आपको। और इसे आपको ध्यान दिया हो कभी, आपके जो ब्रेड वगैरह है, ब्रेड मोल्ड या राइजोपस हम बोलते हैं, यानी कि ब्रेड को जब हम रखा छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उस पर हरी हरी फफूंद सी जो जमती है, वो है बच्चों, आसान शब्दों में कहें तो ये वो है। अब बात करते हैं कायिक प्रवर्धन की। बच्चों, कायिक प्रवर्धन उन किस्म के पौधों के लिए होता है बच्चों जहाँ पे जो है बीज नहीं होते, मेनली बीज नहीं होते, और मूल रूप से उनकी संरचना जो होती है इस प्रकार से कायिक प्रवर्धन के द्वारा होती है। होता क्या है इसमें, किसी पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां या पत्तियां, कलियां, ब्रायोफिलम में से पूरे पौधे का विकास करना, यानी कि इन सब चीजों से पूरे पौधे का विकास करने की विधि को हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। यह उन पौधों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो बीज पैदा नहीं कर सकते, जैसे केला हुआ, अंगूर हुआ आदि। यद्यपि एक तीव्र प्रक्रिया है, लेकिन मूल पौधे के रोग सतत स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी कि होता क्या है, ये तेजी से तो होता है, लेकिन मूल पौधे में जो भी रोग या विषाणु जो भी लगी चीजें होती हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती हैं, जिससे कि वो रोग जो है कंटिन्यूस उसमें चलता रहता है बच्चों। ये एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। फायदा सिर्फ यही है कि जल्दी पैदा हो जाता है, और बीज जिनके पौधों के बीज नहीं होते, उनमें इस तरह के काम में मदद करता है बच्चों। अब बात करते हैं पादपों में लैंगिक जनन की। तो अगर आपकी पिछली क्लासों को कुछ याद हो, तो पादपों में जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि पादपों में लैंगिक जनन होता है कि नहीं होता है। तो पहली चीज, पादपों में लैंगिक जनन होता है, और उसमें भी नर और पुरुष, नर बोल लीजिए या पुरुष बोल लीजिए, या मादा बोल लीजिए या फीमेल बोल लीजिए, इस तरह के 2 पार्ट होते हैं, और उन्हीं से दोनों से मिलकर के आधे आधे गणसूत्र मिलते हैं, और एक नई स्थिति की जनन होता है, या एक नई पीढ़ी का जनन होता है बच्चों। अब बात करते हैं
पादों में लैंगिक जनन की। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, युग्मों का निर्माण की आवश्यकता है जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी अगुणित संख्या हो जाती है, और जब ये युग्म एक साथ मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं तो पूरे जीव का निर्माण करते हैं। तो द्विगुणित संख्या यानी दोनों को जुड़ करके द्विगुणित, दोनों जोड़ों के गुणसूत्र एक साथ बहाल हो जाते हैं और एक साथ जुड़ जाते हैं, तो ये कहलाता है लैंगिक जनन बच्चों। अब बात करें इसका महत्व की, तो यौन प्रजनन युग्मों के माध्यम से जो आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है, ये सबसे पहली चीज क्या बनता है, भिन्नता कारण, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भिन्नता का कारण बनता है जो एक प्रजाति के लिए अपने परिवेश के अनुकूल करने के लिए आवश्यक होता है, यानी अपने परिवेश के अनुकूल बनाने के लिए एक प्रजाति को आवश्यक होता है बहुत ज्यादा ये। फिर इसके अलावा इसका कारण ये हमारे चारों ओर विशाल जैव विविधता या विकास का आधार भी बनती है बच्चों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किस चीज की बच्चों, आवृत बीजी पौधे जो होते हैं उसमें यौन प्रजनन या एंजियोस्पर्म पौधों में यौन प्रजनन के बारे में बच्चों। अच्छा, फूल के 4 चक्र जिसमें है ब्रह्मदल, पंखुड़िया, पुंकेसर और स्त्री केसर बच्चों, ये क्या करते हैं, अलग अलग भागों को दर्शाते हैं। अब जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, स्त्री केसर और पुंकेसर, यानी कि ये आपका फीमेल वाला पार्ट है और ये मेल वाला पार्ट है बच्चों। इसके क्या भाग है, परागकोश, प्रतंतु, तल, और इसमें ये पूरे पार्ट बच्चों, बाकी पार्ट ये वाले हैं। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा चित्र दर्शाया गया है बच्चों। अब जरा देखते हैं कि ये कैसे डिवाइड होते हैं। फूल एक लिंगी नर या मादा अंगों के साथ, जैसे कि पपीता, तरबूज, या उभयलिंगी। उभयलिंगी कौन से होंगे बच्चों, जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर, यानी कि नर और मादा भाग, नर दोनों के दोनों एक ही उस पे होंगे, वो होंगे उभयलिंगी। और कुछ पे ऐसा होगा नर अलग होगा और मादा अलग होगा, वो होंगे एक लिंगी बच्चों। अब इसमें उदाहरण क्या दिया एक लिंगी का, पपीता, तरबूज, ये कैसे है, एक लिंगी है। और सरसों या हिबिस्कस जिसे बोलते हैं वो है उभयलिंगी, यानी दोनों उसमें एक साथ है बच्चों। फिर है ब्रह्मदल, फूल की कली अवस्था में प्रक्षा करता है और पंखुड़ियां वाहकों को आकर्षित करने में मदद करती है। इसके अलावा फूलों में वाहकों को आकर्षित करने के लिए सुगंध, मरकंद आदि भी होती है। अच्छा, सुगंध, मरकंद आदि एक आपने देखा होगा, जो बहुत सारी मधुमक्खियां होती हैं आपकी या तितलियां होती हैं, वो जा करके फूल पे मंडराती है और उसका फूल का रस चूसती है। और जब फूल का रस चूसती हैं वो, तो वो करती क्या है, अपने जो पंख है उनसे इस पूरे के पूरे चीज को, इस वाले चीज को यहाँ पे अंदर डालने की कोशिश करती है बच्चों, यानी कि नर का और मादा का मिलन कराने की कोशिश करती है। ये उसमें आकर्षित करने में सहायता करता है। क्या आकर्षित करने में सहायता करता है, सुगंध और मरकंद जो होता है किसी फूल का बच्चों, ये उसे आकर्षित करने में सहायता करता है, इससे ये आकर्षित होते हैं बच्चों। और जो ब्रह्मदल है वो क्या करता है, कलर के तौर पे आकर्षित करता है बच्चों। अब बात कर लेते हैं पुकेसर की। पुकेसर क्या करता है बच्चों, पुकेसर के में तंतु के शीर्ष पर एक परागकोश होता है जो प्रक्रम होने पर वातावरण में पीले रंग के परागण जैसे नर युग्म को छोड़ता है बच्चों। ये जब पूरा हो जाता है पीला होकर के नर युग्म को छोड़ता है बच्चों। फिर है स्त्री केसर। स्त्री केसर में क्या होता है, एक फूल के केंद्र में मौजूद होता है नर मादा प्रजनन अंग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। निचला भाग अंडाशय, जिसमें अंडाणुओं में मादा युग्म होते हैं, मध्यम भाग वर्तिका, और शीर्ष पर चिपचिपा वर्तागण परागणों को द्वारा निर्मित बीज कोशिका। ये क्या करता है, डिप्लॉयड युग्मज का निर्माण करने के लिए बीजाणु के मौजूद मादा युग्म के साथ मिल जाता है, जो एक भ्रूण में विकसित होता है और नए पौधे को बनाता है बच्चों। यानी कि जब कोई तितली या मधुमक्खी या इस तरह का जीव जब आकर के यहाँ बैठता है, तो ये जो भाग है, नर भाग है, इस पे से ये पूरा पूरा ऊपर वाला जो भाग है ये उतर करके झड़ करके इसमें गिरता है, यानी कि ये मादा उसमें मादा अंग में गिरता है। और यहाँ पे जो चिपचिपा भाग होता है वो इसे नीचे ले आने में सहायता करता है। और जब नीचे जा करके ये चला जाता है तो एक नए फूल का या फल का निर्माण करता है बच्चों ये। ठीक है, ये बात हुई बच्चों आपके कार्यपत्र की आज की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला ही प्रश्न आपका, कुछ पौधों में सुगंध और मरकंद की होती है। तो सुगंध और मरकंद ये होती है कि ये पंखुड़िया वाहकों को आकर्षित करती है, यानी कि वो जीव जो जैसे कि आपके मधुमक्खी हो गया या फिर आपकी तितलियां हो गया, उनको आकर्षित करती हैं ताकि जो लैंगिक जनन है, किसमें, फूलों में लैंगिक जनन जो है वो हो सके बच्चों। इसके लिए ये इसमें पौधों में सुगंध और मरकंद होती है जो फूल वाहकों को आकर्षित करती है बच्चों। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की, क्रायोक प्रवर्धन के 2 लाभ और 2 हानियां गिनाई है बच्चों। तो बच्चों पहली चीज तो क्या है बच्चों कि ये बिना बीज वाले पौधों को आगे अपनी जो जनरेशन है उसे चलने देने के लिए सहायता करती है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या होगी बच्चों
कि ये काफ़ी तेज़ी से जनन में सहायता करती है बच्चों। तो ये तो होगी इसकी अच्छाई है बच्चों। दूसरी इसकी बुराइयाँ क्या हैं? बुराइयाँ सबसे पहली ये है कि रोग जो स्थिति है, यानी कि रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के चांसेस पूरे हैं और इसमें जाते भी हैं। यानी कि रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, अगर ये रोग जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है तो इस वजह से पूरी की पूरी जो प्रजाति है वो, या फिर जो पौधा हम बना रहे हैं वो, दोनों के बेकार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि हमारा जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। तो ये दो इसके लाभ हैं, यही दो इसकी हानियां हैं बच्चों। ये आपका आंसर है बच्चों इसका। अब बात कर लेते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? बंद डब्बे में फंगस कैसे बढ़ता है? तो बच्चों एक बात आपको पता हो अगर, कि जब डब्बा बंद होगा तो उसमें नमी की मात्रा उतनी की उतनी बनी रहेगी जितनी की एक बार शुरुआत में उसमें आ गई है। होता क्या है, जब नमी की मात्रा उतनी होती है तो इस जो आपका ये प्रोसेस है पूरा पूरा, यानी कि बीजाणु समागम वाला, उसमें क्या होता है, ये सारा का सारा फट करके फूफन जो है वो बीजाणु से फूफन जो होती है वो नम स्थान पर भोजन के रूप में किसी चीज़ को खाती है और वो बढ़ना शुरू कर देती है। तो ऐसे केस में जब बंद है, बाहर से वातावरण से कोई चीज़ आकर के उसे नमी को कम नहीं कर रही है, तो नमी बनी रहने के कारण वहाँ पे फफूंद आसानी से लग सकती है। तो इसलिए ऐसा होता है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।